ये है बीट। बीट की जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि periodic variation in the intensity at a specific point due to superposition of two waves of slightly different frequencies। मतलब कि एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर ही, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, कि एक स्पेसिफिक पॉइंट ले ले और उसी पॉइंट पर इंटेंसिटी बार बार हाई होती जाएगी, इंटेंसिटी बार बार लो होगी। ये सब कुछ एक पर्टिकुलर पॉइंट पर होगा। मतलब कि अगर हम दो स्पीकर्स ऑन कर दें, स्पीकर 1 और एक और स्पीकर ऑन कर दें, स्पीकर 2, और सपोज स्पीकर 1 से जो वेव आ रही है उसकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी, फॉर एग्जांपल 50 हर्ट्ज की, और स्पीकर 2 से एक साउंड आ रहा है उसकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी है, फॉर एग्जांपल 60 हर्ट्ज की। तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के ये स्पीकर्स जो है वो साउंड एमिट कर रहे हैं, और ये दोनों साउंड किसी कॉमन लिसनर के पास जा रहे हैं। कोई पर्सन है स्टैंडिंग फिक्स्ड पोजीशन पे। इसमें और इंटरफेरेंस में बड़ा माइनर डिफरेंस है। इसमें क्या होता है कि पर्सन एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर होगा और दोनों वेव मिल करके सुपर इम्पोज करेंगी, और यहाँ पर इंटेंसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में कभी ज्यादा और कभी कम, एक ही जगह पर इंटेंसिटी कभी हाई होगी और उसी जगह पे कभी इंटेंसिटी लो हो जाएगी। इसको आप बोलते हो बीट्स। जबकि जो इंटरफेरेंस टॉपिक था जिसमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होते थे, उसमें भी ऐसा ही कुछ होता है। बट उसमें क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन द इंटरफेरेंस एंड बीट्स में, उसमें हम दो सोर्सेस मान लो लें या दो स्पीकर्स लें, S1 S2। पहली बात तो ये सेम फ्रीक्वेंसी की वेव एमिट करते, मतलब अगर यहाँ पर 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है तो यहाँ भी 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। और उस केस में जब ये दोनों वेव सभी डायरेक्शंस में जाएंगी तो किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में हो सकता है मुझे मैक्सिमम इंटेंसिटी मिले, और इन्हीं स्पीकर्स की वेव किसी और डायरेक्शन में जब जाएगी, यानी कोई और लिसनर जो किसी और डायरेक्शन में है, वहां पर हो सकता है मिनिमम इंटेंसिटी मिले। किसी और डायरेक्शन में जाएंगे, हो सकता है फिर से आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल जाए। मतलब यहाँ पर भी इंटेंसिटी में वेरिएशन है, बट यहाँ पर इंटेंसिटी में वेरिएशन पोजीशन के रिस्पेक्ट में है, अलग अलग पोजीशंस पर अलग अलग इंटेंसिटी। बट एक पर्टिकुलर पोजीशन पे जो भी इंटेंसिटी होगी, एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर जो कुछ भी इंटेंसिटी है, अगर वो मैक्सिमम है तो वो हर समय मैक्सिमम रहेगी। अगर किसी स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर मिनिमम इंटेंसिटी है तो वो लाइफ टाइम मिनिमम रहेगी, जब तक कि ये सोर्सेस चेंज ना कर दिए जाए। So variation of intensity from one place to the other place, this is called interference. And here the variation of intensity is at a particular place, and that variation is with respect to the time. और उसी को यहाँ पर कहा गया periodic variation, जो बेसिक डिफरेंस है बिटवीन द इंटरफेरेंस एंड बीट्स। फर्स्ट डिफरेंस, इंटरफेरेंस के लिए सेम फ्रीक्वेंसी के सोर्स चाहिए होती है, बीट्स के लिए डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की सोर्स चाहिए होती है। इंटरफेरेंस में भी इंटेंसिटी प्लस माइनस होती है, मतलब कहीं पर सबसे ज्यादा होगी, कहीं पर सबसे कम होगी, लेकिन वो प्लेसेस अलग अलग होंगे, और एक स्पेसिफिक प्लेस पर जो भी इंटेंसिटी है वो मेंटेन रहती है, वो वेरिएबल नहीं होती। यहाँ पर एक ही प्लेस के ऊपर इंटेंसिटी वेरी करती रहती है। राइट, ये डिफरेंस क्लियर हो गया आपको बीट्स में और इंटरफेरेंस के बीच में? यस सर। ठीक, अब हमको पहले बीट्स वाला पढ़ेंगे, उसके बाद ये वाला पढ़ोगे। दो ही टॉपिक बचे, बीट्स एंड देन इंटरफेरेंस पढ़ेंगे। सो बीट्स में जैसे मैंने कहा कि आपका प्लेस फिक्स है, प्लेस फिक्स है, जिस पॉइंट पर सुपरपोजिशन हो रही है वो पॉइंट फिक्स्ड है। उस पर जो दो वेव आ रही हैं वो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज की हैं। तो उसको अगर हम मैथमेटिकली डिस्क्राइब करना चाहें तो मान लेते हैं कि हमारी एक वेव जो आ रही है y1, उसको हम लिख सकते हैं एम्पलीट्यूड a एंड सपोज साइन ओमेगा t, और ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय टाइम, कुछ ऐसा लिख सकते हैं 2 पाई इंटू एफ इंटू टी। इसकी फ्रीक्वेंसी f1 मान लेते हैं, और दूसरे वाले वेव की इक्वेशन को कुछ इस तरीके से मान ले a इंटू साइन ऑफ 2 पाई फ्रीक्वेंसी f2 इंटू टी। हालांकि ये पूरी वेव इक्वेशन नहीं है, क्योंकि पूरी वेव इक्वेशन में एक और टर्म आता है, अगर हम याद करें तो वेव इक्वेशन होती है a इंटू साइन ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स करके भी आता है उसके अंदर। तो यहाँ पर हमने माइनस के एक्स का टर्म नहीं लिखा है, वो इसलिए कि हम सुपर पोजिशन कंसिडर कर रहे हैं एट एक्स इक्वल टू 0 पॉइंट।
हमने अपना एक स्पेसिफिक पॉइंट चूज कर लिया x बराबर 0, तो एक स्पेसिफिक पॉइंट सपोज x बराबर 0 रखेंगे तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी a sin ओमेगा t। ओमेगा दोनों के अलग अलग आएंगे बिकॉज स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज है, और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के हिसाब से इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारा नेट आएगा, तो नेट वेव जो आएगी वो आएगी y1 प्लस y2, और वो हम ट्रिग्नोमेट्रिकली अगर देखेंगे तो y1 प्लस y2 की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिकली आ जाएगी 2a मल्टीप्लाइड बाय cos पाई f1 माइनस f2 टाइम्स t, और इसके बाद आ जाएगा साइन ऑफ पाई f1 प्लस f2 मल्टीप्लाइड बाय t। यहाँ दिक्कत है तो जरूर बोल देना आप लोग, कहीं पर समझने में प्रॉब्लम है तो। थोड़ा सा और क्लैरिफाई करने के लिए, मतलब थोड़ा सा और बेटर तरीके से समझने के लिए, हम f1 की एक न्यूमेरिकल वैल्यू चूज कर रहे हैं। सपोज f1 की वैल्यू 46 है फॉर एग्जांपल, और f2 की वैल्यू न्यूमेरिकली चूज कर रहे हैं और सपोज f2 की वैल्यू 50 है। तो फिर इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2a इंटू कॉस 4 पाई टी, एंड देन यहाँ पर आ जाएगा साइन ऑफ 96 पाई टी। ठीक, अब इस इक्वेशन को समझना होगा। ये जो 2a cos 4 पाई टी और sin 96 पाई टी है, ये हमारा रिजल्टेंट वेव है, तो रिजल्टेंट ऑसिलेशन। वाई नेट का मतलब ये रिजल्टेंट ऑसिलेशन एट अ स्पेसिफिक पॉइंट, और वो स्पेसिफिक पॉइंट हम लोगों ने कंसिडर किया हुआ है x इक्वल टू 0। इस ऑसिलेशन को समझना है कि ये जो रिजल्टेंट ऑसिलेशन हमारे पास आई हुई है, जिसका एक्सप्रेशन है 2a cos 4 पाई टी इंटू साइन 96 पाई टी है, कैसा ग्राफ बनेगा इसका। इस इक्वेशन को अगर हम ग्राफिकली प्लॉट करना चाहें तो कैसा ग्राफ आएगा इसका। मतलब अगर आपसे कहा जाए कि नेट डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम को ग्राफ में दिखाइए कैसा होगा, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ है। कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है ना कि यहाँ पर दो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स की प्रोडक्ट है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म ये है और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म ये है, दोनों का प्रोडक्ट यूज कर रहे हो। इसके लिए थोड़ा सा ऐसे देखो, अगर आपको कहा जाता है जब जब कभी भी ये कहा जाए ना कि y बराबर a साइन मान लेते हैं 4 पाई टी, सपोज ऐसा होता तो क्या इसका ग्राफ प्लॉट किया जा सकता है। y बराबर a साइन 4 पाई टी होता अगर, बोले भाई y इक्वल टू a साइन 4 पाई टी अगर मान लेते ये है, तो क्या इसको हम ग्राफिकली प्लॉट कर सकते हैं। बड़े आराम से कर सकते हैं। साइन 4 पाई टी को हम प्लॉट करेंगे और कैपिटल ए मान लेते हैं, कैपिटल ए की जगह 4 है तो 4 उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो आप क्या करते हो, वाई एक्सेस पर 4 और -4 प्लॉट कर देते हैं। देखना ग्राफ ग्राफ बनाने का तरीका बता रहे हैं आपको। आप क्या करते हो, पहले जो यहाँ पर नंबर है साइन फंक्शन के आगे वाला नंबर y4, तो पहले y इक्वल टू 4 इतना पोर्शन y इक्वल टू 4। अगर आप इस साइन फंक्शन को भूल जाओ, इसको भूल जाओ, तो इट इज अ ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 4 एंड ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 4 विल बी अ स्ट्रेट लाइन। इनफैक्ट ये y इक्वल टू प्लस माइनस 4 होगा क्योंकि साइन का फंक्शन कभी पॉजिटिव आएगा तो कभी नेगेटिव आएगा। सो y इक्वल टू +4 y इक्वल टू -4, ये दो ग्राफ आ गए। और अब इसके अंदर साइन का फंक्शन दिखा देते इस तरीके से। ये जो y इक्वल टू 4 की एक लाइन बनाई है हमने यहाँ पर, और ये y इक्वल टू -4 की लाइन, मतलब पहले इसको प्लॉट किया, y इक्वल टू 4 को प्लॉट किया, और इसको प्लॉट करने के बाद उसके अंदर में साइन 4 पाई टी को प्लॉट किया। और एग्जांपल दिखाते, अगर मुझे ये प्लॉट करना हो टाइम y, एंड सपोज जो इक्वेशन है y की वो ये दी जाती है, तो y इक्वल टू 4e टू द पावर माइनस ऑफ 2t एंड साइन ऑफ 4 पाई टी, सपोज ये ग्राफ। अच्छा, ऊपर वाले ग्राफ में एक और चीज पूछ रही थी कि यहाँ पर जो ग्राफ बन रहा है उसका टाइम पीरियड क्या होगा, मतलब एक साइकिल कितनी देर में कंप्लीट हो जाती है, मतलब एक वेव जो बनेगी
एक कंप्लीट कर्व, ये टाइम इंटरवल यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, तो ये टाइम भी निकाल सकते हैं, ये टाइम पीरियड है और टाइम पीरियड यहाँ से निकल जाएगा। साइन 4 पाई टी में 4 पाई ओमेगा है, टाइम पीरियड निकाल सकते हैं 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा करके। ओमेगा की वैल्यू 4 पाई, इसका मतलब टाइम पीरियड की वैल्यू हाफ सेकंड, इसका मतलब ये पॉइंट आपका हाफ सेकंड से। नेक्स्ट हाफ सेकंड में एक और साइकिल कंप्लीट हो जाएगी इसकी, यानी कि 1 सेकंड के बाद। अब आइए इसका ग्राफ अगर प्लॉट करना है तो ऐसे में क्या होता है, पहले हम ग्राफ प्लॉट करेंगे 4 e टू द पावर माइनस 2t का, पहले ये प्लॉट करा जाए 4 e टू द पावर माइनस ऑफ 2t। साइन 4 पाई टी को स्किप करें, 4 e टू द पावर माइनस 2t का ग्राफ जो होता है ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ्स आएंगे, यहाँ पर 4 से और इधर -4 से, और एक्सपोनेंशियली डाउन जाएगा ये। शायद आप लोगों को भी पता होगा कि e टू द पावर -x का ग्राफ कैसे बनता है, ये ऐसे एक्सपोनेंशियली जाएंगे। पॉजिटिव नेगेटिव साइन फंक्शन की वजह से दिखा रहे हैं, साइन फंक्शन प्लस में भी आ सकता है, साइन फंक्शन माइनस में भी आ सकता है। और जब ये पहले प्लॉट करेंगे, ये प्लॉट आपने पहले किया है और उसके बाद सेकंड नंबर पे इसको प्लॉट करते हैं साइन 4 पाई टी को, इसके अंदर साइन 4 पाई टी का ग्राफ इस एक्सपोनेंशियल ग्राफ के अंदर प्लॉट होता है इस तरीके से। ये उसमें भी होता है डैम्प्ड ऑसिलेशंस में, इस तरीके से। एक्चुअली ये जो ऊपर एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, ये जो लाइन है जो कि 4 e टू द पावर माइनस 2t का ग्राफ है, और ये जो लाइन है ये -4 e टू द पावर माइनस 2t का ग्राफ है। ये बेसिकली मैथ्स के लैंग्वेज में एनवलप कहलाते हैं, ये साइन फंक्शन के एनवलप है। और साइन फंक्शन उन एनवलप के अंदर, मतलब लिफाफे के अंदर, यहाँ पर y इक्वल टू 4 एनवलप है इसका, तो पहले एनवलप प्लॉट होता है, उसके अंदर फिर आपका ये वाला ग्राफ प्लॉट हो जाता है, इस तरीके से चलता है। और इसमें भी जो हमारा साइन फंक्शन बन रहा है ना, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक गए, यहाँ तक आए, तो जो ये एक साइकिल कंप्लीट होती है, टाइम ऑफ दिस वन साइकिल फ्रॉम ईयर टू ईयर, ये जो टाइम आप देखोगे, ये टाइम आपका साइन फंक्शन से आ जाएगा 4 पाई टी से, जिसका टाइम पीरियड 1/2 है। तो 0 यहाँ पर 1/2, फिर सेकंड साइकिल जो कंप्लीट होती है वो 1/2 प्लस 1/2 यानी कि 1 सेकंड के बाद आ जाएगा, फिर 1/2 और ऐड करेंगे तो थर्ड साइकिल कंप्लीट होती है 3/2 सेकंड्स पर। इस तरीके से इनके ग्राफ प्लॉट किए जाते हैं। सेम आर्ग्यूमेंट हम यहाँ लगाने जा रहे हैं, सिमिलर आर्ग्यूमेंट हम यहाँ लगाएंगे, y इक्वल टू 2a cos 4 पाई टी इंटू साइन 96 पाई टी का ग्राफ। तो इसमें ये जो 2a cos 4 पाई टी है, 2a cos 4 पाई टी, ये हमारे लिए एनवलप है। पहले इसको प्लॉट करेंगे और इसको प्लॉट करने के बाद इसके अंदर सेकंड टर्म प्लॉट करेंगे। कैसे बनेगा वो देखो इसको, तो पहले हम ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं 2a cos 4 पाई टी का। 2a cos 4 पाई टी का जो ग्राफ होगा वो कैसे बनेगा, तो एक cos फंक्शन का ग्राफ जिसकी वैल्यू 2a, तो पहले हम एक cos फंक्शन बनाएंगे, ग्राफ ऑफ cos फंक्शन जिसकी वैल्यू 2a। ये जो ग्राफ बनाओगे ना 2a cos 4 पाई टी वाला, ग्राफ ऑफ 2a cos 4 पाई टी, ऑब्वियसली यहाँ पर वैल्यू 2a मैक्सिमम और यहाँ पर वैल्यू लोवेस्ट -2a। और टाइम पीरियड इसका निकाल सकते हैं, अगर ये ओमेगा है, 4 पाई की वैल्यू ओमेगा है, तो यहाँ से टाइम पीरियड की वैल्यू निकालेंगे तो वो अगेन आपका 1/2 आएगा, यानी कॉस का एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा 1/2 सेकंड्स पे। और इसका रेसिप्रोकल ग्राफ भी दिखाते हैं, इसका मतलब इसको नेगेटिव साइड पर भी दिखाते हैं, क्योंकि सेकंड वाला टर्म इसको कभी पॉजिटिव करेगा और इसको कभी नेगेटिव करेगा। तो एक और कॉस ग्राफ दिखाएंगे, इस तरीके से। ये हमारा कॉस वाला ग्राफ हो गया। उसके अंदर अब हम प्लॉट करने जा रहे हैं साइन ऑफ 96 पाई टी। साइन ऑफ 96 पाई टी का अगर हम टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे 2 पाई बाई ओमेगा से, तो 2 पाई ओवर ओमेगा 96 पाई
ये 1/48 सेकंड्स आ रहे हैं, 1/48 सेकंड्स, मतलब बहुत जल्दी जल्दी टाइम पीरियड होगा इसका। 1/48 सेकंड्स का टाइम पीरियड है। तो अब आप क्या करोगे, इसके अंदर एक साइन फंक्शन प्लॉट होगा 1/48 सेकंड्स टाइम पीरियड के साथ इसके इनसाइड। तो एक साइन फंक्शन इस तरीके से दिखाएंगे, काफी नैरो, क्योंकि टाइम पीरियड बहुत छोटा है तो साइकिल्स बहुत जल्दी जल्दी कंप्लीट होंगे इसकी। हालांकि मैं पूरे तो नहीं दिखा सकता, लेकिन आपको आइडिया दे सकता हूँ कि किस तरीके के ग्राफ बन रहे हैं। ये चीज उसमें भी आती है, इस टाइप का ग्राफ कम्युनिकेशन के अंदर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के टाइम पर भी ऐसे ग्राफ आते हैं। इसमें ध्यान हो, अंदर वाला जो ग्राफ प्लॉट किया गया है अंदर, उस ग्राफ का एक साइकिल जो कंप्लीट हो रहा है, मतलब कि अगर वो 0 से स्टार्ट हुआ है, उसके बाद 0 से वो अपनी एक मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा, उसके बाद वापस नीचे आएगा और फिर 0 वैल्यू तक चला गया, ये वैल्यू 0। तो 0 से नेक्स्ट 0, मतलब एक साइकिल जो कंप्लीट होगा इस साइन फंक्शन का, ये टाइम इंटरवल, इतना टाइम इंटरवल जो है फ्रॉम 1 0 टू द अदर 0, ये टाइम इंटरवल आपका 1/48 सेकंड्स है। ठीक है। सर सर कॉस वाले फंक्शन को एनवेलप लेंगे? हाँ, वो बता रहे हैं अभी आपको। एक्चुअली जो एनवेलप होता है वो लो फ्रिक्वेंसी पे होता है, और जो अंदर वेरिएशन है वो हाई फ्रिक्वेंसीज की है एक्चुअली। अब आप, ऐसा कोई रूल नहीं, कॉस साइन का रूल नहीं है एक्चुअली। आप देखोगे ना तो यहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी कम है। अच्छा, जरा प्रैक्टिकल बात सोचते हैं, एक बहुत प्रैक्टिकल बात आपसे पूछ रहा हूँ, उसका आंसर देना, आपको इसका क्लैरिटी आ जाएगा। बीट्स का फिनोमेना करने के लिए मैं ये बोल रहा हूँ कि हमको दो साउंड वेव चाहिए जिनके फ्रीक्वेंसीज अलग अलग हो, और बीट्स का काफी जगह यूज करते हैं म्यूजिक के टाइम पर। अब आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल देते हैं। हम मान लीजिए कि जो दो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सपोज दैट गिटार एक इंस्ट्रूमेंट है और साथ में मान लेते हैं वायलिन भी है। गिटार एंड वायलिन दोनों सिमिलर टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लेकिन दोनों की फ्रीक्वेंसीज अलग अलग है। तो मान लीजिए गिटार भी प्ले हो रहा है और वायलिन भी प्ले हो रहा है, और गिटार की फ्रीक्वेंसी फॉर एग्जांपल 900 हर्ट्ज है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं क्या फ्रीक्वेंसी होती है बट, और मान लें वायलिन की फ्रीक्वेंसी जो है वो 910 हर्ट्ज है। अब आप सिंपल सोचो, अगर मान लो वायलिन प्ले ना हो, सिर्फ गिटार बज रहा हो और नॉट, उसकी फ्रीक्वेंसी 900 हर्ट्ज है, और ये फ्रीक्वेंसी हमारे कानों में जाए, ये अगर ऐसी फ्रीक्वेंसी का साउंड आपके ईयर में आए, तो हमारा ईयर ड्रम किस फ्रीक्वेंसी के ऊपर ऑसिलेट करेगा? 900 हर्ट्ज। नहीं, मतलब ईयर के अंदर जो वाइब्रेशंस होंगी, कानों में जो सेंसेशंस आएंगी, वो सेंसेशंस 900 हर्ट्ज की होंगी, और तभी तो हम डिटेक्ट कर पाएंगे कि ना गिटार का साउंड आ रहा है। और अगर सिर्फ वायलिन होता मान लेते हैं, या कोई भी और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसकी फ्रीक्वेंसी 910 हर्ट्ज की है, अगर सिर्फ ये हमारे कानों में आता तो हम 910 हर्ट्ज को डिटेक्ट कर रहे होते। सीधा सा लॉजिक है। अब दोनों, अगर दोनों इंस्ट्रूमेंट्स साइमल्टेनियस प्ले हो रहे हैं, ऑर्केस्ट्रा वाला टाइम, तो हमारा ईयर ड्रम किस फ्रीक्वेंसी पर ऑसिलेशंस करेगा? क्या वो 900 की फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा या फिर 910 की फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा? ये है कंसेप्ट बीट्स का, कि अगर आप दो साउंड वेव डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की सुनते हो, तो आपको जो चीज सुनाई पड़ती है वो कौन सी फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी? क्या हमें 900 हर्ट्ज सुनाई देता है, या 910 सुनाई देता है, या फिर कुछ इसके अलावा कोई और ही फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी? आ रहा बात समझ में? तो अब इसमें ये कहा जाता है कि जो हमारा ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है, जब ये दोनों साउंड साइमल्टेनियसली आएंगे, तो वो बेसिकली इनकी एवरेज वैल्यू पर ऑसिलेट करता है। दैट मीन 900 और 910 की एवरेज वैल्यू लेते हैं, और कहते हैं 905 हर्ट्ज पर हमारे कानों में ऑसिलेशंस होगी, और तभी हमें ऑसिलेशंस में गिटार और वायलिन का एक मिक्स कॉम्बिनेशन आएगा, और उसी को आप म्यूजिक बोलते हो। अलग अलग सुनने में क्या मजा आएगा? गिटार का साउंड अलग सुनिए,
वो वाले अलग सुनिए, कोई फायदा नहीं। जब ये सब मिक्स होकर के प्ले होते हैं तभी एक अलग सी फ्रीक्वेंसी आती है और बेटर साउंड फील होता है हमें। और इसी को बीट्स कहा गया, क्योंकि आप दो अलग अलग साउंड सुन रहे हो, उनके फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस भी है, 10 हर्ट्ज का डिफरेंस भी है। तो जो साउंड आप सुनोगे वो साउंड होगा तो 905 हर्ट्ज का, लेकिन आपके कानों में साउंड की जो इंटेंसिटी होगी वो बार बार बदल रही होगी, कभी ज्यादा तेज साउंड सुनाई पड़ेगा, कभी धीमा साउंड सुनाई पड़ेगा, और ये जो वेरिएशन हो रही होती है उसी की वजह से म्यूजिक जो है वो एक बेटर सेंसेशन प्रोड्यूस करती है, इसीलिए वो अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जो दो टर्म्स है, सुनिएगा, यहाँ पर दो टर्म्स आपके सामने आ रहे हैं। एक हायर, इसका टाइम पीरियड कम है, यानी कि ये टर्म आपकी हाई फ्रीक्वेंसी है, ये हाई फ्रीक्वेंसी, और ये टर्म आपकी लो फ्रीक्वेंसी है। तो हमारा हाई, ऑब्वियस सी बात है कि जब दो हाई फ्रीक्वेंसी के साउंड आएंगे तो उनका सुपरपोजिशन भी तो एक हाई फ्रीक्वेंसी की वेव आएगी ना। ऐसा तो नहीं हो नहीं सकता कि 900 हर्ट्ज और 910 हर्ट्ज के दो साउंड मिले और हमारे पास 12 हर्ट्ज का साउंड आ गया, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये तो ऑडिबल रेंज में ही नहीं आती। सुनने की जो फ्रीक्वेंसी है वो 20 हर्ट्ज से स्टार्ट होती है। तो जो लोअर फ्रीक्वेंसी टर्म होता है, मतलब आपके इस रिजल्टेंट वेव में जो लोअर फ्रीक्वेंसी टर्म है और एक जो हायर फ्रीक्वेंसी टर्म है, हायर फ्रीक्वेंसी टर्म बेसिकली ऑसिलेशंस बताता है। जिस वेव को आप ऑब्जर्व करोगे वो उसके ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी बताते हैं, और जो लोअर फ्रीक्वेंसी है ये आपको बताता है कि जो ऑसिलेशंस हम सुन रहे हैं, जो भी आप ऑसिलेशंस यहाँ पर सुन रहे हो, उन ऑसिलेशंस का जो एनवलप है वो किस फ्रीक्वेंसी पर है। अब एनवलप फ्रीक्वेंसी का मतलब जानते हो क्या हुआ? एनवलप फ्रीक्वेंसी का मतलब ये हुआ, पहले यहां तक कुछ डाउट पूछो, उसके बाद आप समझाया, मतलब मिक्स हो जाएगा सब। समझ गए। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है कि दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी जो काफी ज्यादा क्लोज हैं, काफी ज्यादा क्लोज फ्रीक्वेंसीज का सुपर पोजिशन भी उन्हीं के काफी क्लोज आएगा। ये तो बड़ा ऑब्वियस है ना, मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता कि दो नियरली सेम फ्रीक्वेंसी के सुपर इम्पोज करने से इनसे बहुत ज्यादा डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का साउंड आ जाएगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर मान लेते हैं यहाँ साइन 4 पाई टी होता और यहाँ कॉस 96 पाई टी होता, उल्टा होता, या यहाँ दोनों में कॉस होते या दोनों में साइन होते, तो सिर्फ एक बात ध्यान रखना है, जो लो फ्रीक्वेंसी है वो एनवलप को इंडिकेट करेगा और जो हाई फ्रीक्वेंसी है वो एनवलप के अंदर ऑसिलेशंस को इंडिकेट करते हैं। ये काम होता है इसमें। और अगर आगे बात करें, ये ग्राफ इसलिए प्लॉट किया गया है कि कभी कभी क्वेश्चंस ग्राफ के ऊपर भी है, और ग्राफ के ऊपर क्वेश्चंस कैसे हैं वो देखिए। जो ये एनवलप प्लॉट किया गया है उसमें एक साइकिल को कंप्लीट करने का टाइम जो आ रहा है, ध्यान से देखना, फर्स्ट साइकिल से सेकंड साइकिल तक, मतलब कॉस का ग्राफ है ये कॉस का ग्राफ, ये जो टाइम हम लोगों ने यहाँ पर दिखाया है ये 1/2 सेकंड दिखाया है। और जरा नोटिस करो, हमने जो एग्जांपल दिया था उसमें हमने एक वेव की फ्रीक्वेंसी कंसिडर की थी, मेरे ख्याल से 50 हर्ट्ज की, नहीं कितना लिया था फिर वो बोलना जरा, जो F1 F2 लिए थे वो कितने थे? 46 and 50। 46 और F2 50। अब ध्यान दीजिएगा, नोटिस करो जरा, इन दोनों फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस चेक करें अगर, तो डिफरेंस मतलब डेल्टा एफ, फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस, वो 4 हर्ट्ज का, और यहां पर हाफ सेकेंड्स आप ले रहे हो एनवलप के एक साइकिल को कंप्लीट करते हुए। डेल्टा एफ बाई 2 करिए, 2 आ जाएगा, और उसका रेसिप्रोकल यहां पर है, मतलब जो एनवलप का साइकिल कंप्लीट होता है उसका जो टाइम है उसको जनरलाइज करें, अगर ये टाइम को जनरलाइज करें तो इन जनरल दिस टाइम इज रेसिप्रोकल ऑफ दिस टर्म, डेल्टा एफ बाई 2 का रेसिप्रोकल, यानी कि 2 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस, ये आपके एनवलप के
एक साइकिल को पूरा करने का टाइम है। और उस एनवेलप के अंदर ये जो बहुत नैरो नैरो ग्राफ बनाए गए हैं, इनका एक साइकिल 1/48 सेकंड्स में आ रहा है। ये साइकिल आपका आ रहा है 1/48 सेकंड्स में। अब 1/48 की फिगर कहां से आ रही है? 46 और 50 का एवरेज निकालो आप। 46 और 50 को अगर हम ऐड करें, यानी कि F1 प्लस F2 96 डिवाइडेड बाई 2, ये आपका 48 है, उसका 1/48 आ रहा है। मतलब इन जनरल जो अंदर ऑसिलेशन हो रही है, उस ऑसिलेशन का एक साइकिल पूरा करने का टाइम जनरलाइज्ड फॉर्म में इस चीज का रेसिप्रोकल है, यानी कि 2 डिवाइडेड बाई F1 प्लस F2। अब यहां से आप जनरल समझ लो, बाहर एनवलप का एक साइकिल कंप्लीट होता है 2/F1 माइनस F2 के टाइम पर, और अंदर के जो वेरिएशंस हैं, ये नैरो वेरिएशंस, इनका एक साइकिल कंप्लीट करते हैं 2/F1 प्लस F2 पर। इनके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। कैसे क्वेश्चन है वो देखो, इनके ऊपर मतलब इस टाइप के भी प्रॉब्लम्स ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। लाइक हमको एक ग्राफ दे दिया जाए, फॉर एग्जांपल ऐसे, ऐसे करके ग्राफ दिया जाए, यहाँ पर टाइम मेंशन किया गया। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो टाइम मेंशन किया जा रहा है वो सपोज 1 सेकंड है। ध्यान से देखना है, बीट्स में इस टाइप से ग्राफ दिया गया, और इस ग्राफ के अंदर हमें कुछ कॉस का ग्राफ दिया गया। इसके अंदर एक कॉस का ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। और जो अंदर ग्राफ है इसके बारे में भी दिया गया है। इस अंदर जो कॉस का ग्राफ ले रहे हैं इसके बारे में भी दे रहे हैं कि इसकी एक पीक वैल्यू से अगली पीक वैल्यू, वन पीक वैल्यू टू द अदर पीक वैल्यू, ये जो टाइम इंटरवल है ये भी आपको मेंशन, वन पीक टू द अदर पीक, ये टाइम इंटरवल मेंशन है। और सपोज ये टाइम इंटरवल जो है वो 0.02 सेकेंड्स है, फॉर एग्जाम्पल 0.02 सेकेंड्स। सिर्फ इस ग्राफ के बेस पर वो ये पूछते हैं कि कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज की वेव के सुपरपोजिशन से ये मिला है। ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ के अंदर जिन दो वेव का सुपरपोजिशन हुआ है उन दोनों वेव की क्या क्या फ्रीक्वेंसी थी। तो अगर हमें ये चीज पता हो जाएगी, जिसको भी ये चीज पता है वो इसका आंसर दे सकता है कि जो बीट्स में ग्राफ बनता है उसमें एनवलप का जो टाइम है, मतलब एनवलप के एक पीक वैल्यू से अगली पीक वैल्यू तक जो टाइम जाता है वो टाइम 2/F1 माइनस F2, यानी ये जो 1 सेकंड दे रखा है ये 1 बराबर 2/F1 माइनस F2, एक इक्वेशन। और जो एनवलप के अंदर वाले ग्राफ हैं उनकी एक पीक वैल्यू से अगली पीक वैल्यू तक जाने का जो टाइम है वो 2/F1 प्लस F2 है। सो 2/F1 प्लस F2 अगर हम देखते हैं तो इसकी वैल्यू बन रही है 0.02। अब बेसिकली ये दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस बन जाती है, और इनसे सॉल्व कर सकते हैं कि F1 और F2 क्या रहेंगे, यानी कौन सी वेव के सुपरपोजिशन से इस टाइप का ग्राफ आता है। So first is F1 minus F2 2, और सेकंड इज F1 प्लस F2 बराबर 2/0.02, मेरे ख्याल से वो 100 आ जाएगा। 51 and 49। हाँ, तो F1 इज 51 हर्ट्ज और F2 49 हर्ट्ज। और इसके बाद बीट फ्रीक्वेंसी पूछते हैं। तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या है वो अभी बताते हैं आपको कि बीट फ्रीक्वेंसी किस चीज को कहा जाता है। ग्राफिकल पोर्शन क्लियर हुआ आपको? ग्राफ के ऊपर भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, अभी तक तो आए नहीं है, लेकिन रिसेंटली मेंस के एक पेपर में कम्युनिकेशन वाले चैप्टर में ऐसा ग्राफ पूछा था उन्होंने। और कम्युनिकेशन चैप्टर में भी हम यही काम करते हैं कि हाई फ्रीक्वेंसी की कैरियर वेव के साथ लो फ्रीक्वेंसी के वेव को आप सुपर इम्पोज ही करते हो, जिसमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है। एग्जाम्पल क्लियर हुआ ये प्रॉब्लम और एग्जाम्पल? यस सर। ठीक है, चलिए अब आते हैं बीट फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो पहले हम लोगों ने बीट को समझ लिया कि बीट एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर इंटेंसिटी के वेरिएशन को कहा जाता है।
एक स्पेसिफिक पॉइंट पर इंटेंसिटी के वेरिएशन को बीट कहा गया है। हमारी इक्वेशंस थी जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, वहां पर हमारी इक्वेशन ये बनी थी, चाहे 2a cos 4 pi t, एक बार उसी इक्वेशन पे आओ, और साइन ऑफ 96 pi t। इसको बहुत ध्यान से समझना है। जो साइन 96 pi t है, ये चीज, ये भी ऑसिलेशन है, और ये cos 4 pi t, ये भी ऑसिलेशन है। जो हायर फ्रीक्वेंसी का टर्म है, हायर फ्रीक्वेंसी, ये आपका ऑसिलेशन ऑफ वेव, ऑसिलेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव कहेंगे, ऑसिलेशन ऑफ द रिजल्टेंट वेव। और ये जो पहला वाला टर्म है आपका 2a cos 4 pi t, लो फ्रीक्वेंसी वाला टर्म, तो ये लो फ्रीक्वेंसी वाला टर्म कहलाता है आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। और इसीलिए बीट्स में ये कहा जाता है कि जो हमारी रिजल्टेंट वेव आती है, उसके अंदर दो दो ऑसिलेशन है, एक तो पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे हैं और उन पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड भी ऑसिलेट कर रहे हैं, डबल ऑसिलेशन। और क्योंकि हम लोगों ने ये पढ़ रखा है कि जो इंटेंसिटी है, बहुत अब यहाँ पर ध्यान से समझने वाला पार्ट है कि जो इंटेंसिटी है वो प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। यानी कि जो इंटेंसिटी आएगी वो प्रोपोर्शनल आएगी इस एम्पलीट्यूड वाले फैक्टर के स्क्वायर पे, यानी कि 4a स्क्वायर cos स्क्वायर 4 pi t पर। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कब कब आएगी, नोटिस करिए। अगर हमसे पूछा जाए कि मैक्सिमम इंटेंसिटी कौन कौन से मूवमेंट्स पर मिलेगी आपको, तो सबसे मैक्सिमम इंटेंसिटी तब मिलेगी जब cos स्क्वायर 4 pi t मैक्सिमम आ जाए, और cos स्क्वायर 4 pi t मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 हो सकती है, एंड दैट मीन्स कि हमारा cos 4 pi t प्लस माइनस 1 आ जाए, या तो +1 या -1। ऐसा कब कब होगा, तो ऐसा +1 आएगा जब टाइम को 0 रखेंगे, क्योंकि cos ऑफ 0 विल गिव +1। देन अगर हम टाइम को 1/4 रखें, टाइम इक्वल टू 1/4, तो 1/4 रखेंगे तो cos ऑफ पाई उससे -1 आ जाएगा। देन टाइम को 1/2 रखें अगर, cos ऑफ 2 पाई अगेन +1 आ जाएगा। 3/4 रखते हैं अगर, cos ऑफ 3 पाई -1 आ जाएगा, फिर 1 रखते हैं, इस तरीके से चलते थे। यानी कि 0 सेकंड्स पर सबसे ज्यादा इंटेंसिटी, फिर 1/4 सेकंड्स के बाद फिर सबसे ज्यादा इंटेंसिटी, 1/2 सेकंड्स के बाद फिर सबसे ज्यादा इंटेंसिटी, 3/4 के बाद फिर सबसे ज्यादा इंटेंसिटी, और 1 सेकंड कंप्लीट हो गया। तो उस 1 सेकंड, मतलब ये 1 सेकंड कंप्लीट होने से पहले, 1 सेकंड कंप्लीट करने से पहले कितनी बार इंटेंसिटी मैक्सिमाइज हुई है? 1, 2, 3, 4। बिफोर 1 सेकंड इज ओवर, 4 टाइम्स द इंटेंसिटी इज मैक्सिमम, और इसको ही कहा गया है बीट फ्रीक्वेंसी। बीट फ्रीक्वेंसी इज बेसिकली नंबर ऑफ टाइम्स द इंटेंसिटी इज मैक्सिमम बिफोर द एंड ऑफ 1 सेकंड। मतलब कि 1 सेकंड में कितनी बार हमको सबसे ज्यादा तेज साउंड सुनाई देगा, लाउडनेस कब ज्यादा आएगी साउंड के अंदर। और इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए इसका आंसर 4 है, 1 2 3 4। पर्टिकुलर एग्जांपल में आंसर 4 आ रहा है, और ये 4 भी इसलिए आ रहा है क्योंकि जो वेव हम लोगों ने कंसिडर की थी उनकी जो फ्रीक्वेंसीज थी, एक फ्रीक्वेंसी हमने 46 हर्ट्ज के लिए रखी थी और एक फ्रीक्वेंसी हमने 50 हर्ट्ज के लिए रखी थी। तो ये जो 4 का फिगर दिख रहा है हमें, ये 4 का फिगर भी इसलिए आ रहा है कि दोनों वेव के फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस 4 है। और इसीलिए इन जनरल ये कहा जाता है कि बीट फ्रीक्वेंसी डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसीज के बराबर आता है, इट इज f1 माइनस f2 का मॉड, दैट इज कॉल्ड बीट फ्रीक्वेंसी, दो वेव के केस में। जनरलाइज कर सकते हैं इसको, चाहो तो जनरल डेरिवेशन भी ले सकते हैं। और मैंने जनरल डेरिवेशन इसलिए नहीं ली है क्योंकि नंबर्स के फॉर्म में चीजों को समझना थोड़ा आसान हो जाता है, f1 f2 लिख करके समझाते थोड़ा टाइम लग जाता मुझे।
इसको फाइनली मैं एक वाइंड अप कर देता हूँ क्या है। फाइनली आप इसको इस तरीके से वाइंड अप करें, समझ करके S1 S2 की वेव, S1 जो वेव एमिट कर रहा है 200 हर्ट्ज की, S2 जो वेव एमिट कर रहा है 208 हर्ट्ज की। दोनों वेव जा करके किसी पर्सन के पास गई। अब आप सबसे पहले ये बताओ, पर्सन विल डिटेक्ट साउंड ऑफ अ फ्रीक्वेंसी। क्या आंसर देना चाहिए? पर्सन विल डिटेक्ट साउंड ऑफ द फ्रीक्वेंसी, फिल इन द ब्लैंक्स। क्या आंसर होगा? कितनी फ्रीक्वेंसी का साउंड डिटेक्ट करेगा? 204। हाँ, यहाँ पर आंसर है। अगर हम दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के साउंड सुनेंगे तो हमारा जो सेंसेशंस आएंगी ईयर ड्रम के अंदर वो इनके एवरेज फ्रीक्वेंसी की आएगी। यानी कि पर्सन विल डिटेक्ट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ, मतलब उसको वो साउंड सुनाई देगा जिस साउंड की फ्रीक्वेंसी 204 हर्ट्ज की होती है। यानी ना तो उसको एक्सक्लूसिवली ये साउंड सुनाई देगा, ना तो उसको एक्सक्लूसिवली ये साउंड सुनाई देगा। उनको इन दोनों साउंड का मिक्सचर सुनाई देगा, कंपोजिशन सुनाई देगा। एंड जो साउंड सुनाई देगा क्या वो एक फिक्स इंटेंसिटी का होगा, मतलब उसकी लाउडनेस फिक्स होगी? उसका आंसर है नहीं। पर्सन विल डिटेक्ट साउंड ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड, मतलब उसका कितना तेज आ रहा है कितना धीमे आ रहा है। इंटेंसिटी ऑफ साउंड will become a maximum after every डिफरेंस निकालिए 208 और 20 का डिफरेंस आफ्टर एवरी 1/8 सेकेंड्स। क्या मतलब हुआ कि हर 1/8 सेकेंड के बाद उसको साउंड में अचानक से तेज इंटेंसिटी मिलेगी। तो अगर हर 1/8 सेकेंड्स में साउंड की इंटेंसिटी बढ़ जाती है, मैक्सिमम हो जाती है, तो पूरे 1 सेकंड के इंटरवल में ऐसा 8 बार होगा और उसी को हम बीट फ्रीक्वेंसी का नाम दे देते हैं कि 1 सेकंड में कितनी बार हमको मैक्सिमम साउंड सुनाई देगा। इसका एक और मतलब हुआ, इसको रह रह के, मतलब इस पर्सन को रुक रुक करके साउंड जीरो भी सुनाई देगा, क्योंकि इंटेंसिटी जो है वो परमानेंट नहीं है। यहाँ पर इंटेंसिटी अपने आप में ऑसिलेट हो रही है। हर 1/8 सेकंड पर उसको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी एंड आफ्टर 1/16 seconds इंटेंसिटी इज मिनिमम। मतलब अगर इसको मैं नंबर लाइन पे दिखा के दिखाऊं ना, खुद कुछ ऐसा होगा। नंबर लाइन पे समझो, 0 1/16 seconds, 1/8 सेकेंड, 3/16, 4/16, इस तरीके से चले अगर चलते जाए तो 0 पर मैक्सिमम इंटेंसिटी, 1/8 पर मैक्सिमम इंटेंसिटी, 4/16 पर मैक्सिमम इंटेंसिटी। इनके बीच में एक टाइम है जहां पर मिनिमम इंटेंसिटी यानी कि जीरो साउंड। इनके बीच में एक है जहां पर मिनिमम इंटेंसिटी यानी कि जीरो साउंड। ये कुछ कुछ वैसा ही है जैसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बनती है। ये ऑल्टरनेट ब्राइट फ्रिंज आती है, ऑल्टरनेट डार्क फ्रिंज आती है। तो इसमें क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ऑल्टरनेटिवली मैक्सिमम इंटेंसिटी मिनिमम इंटेंसिटी, यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बट फिर से बोल रहा हूँ, ये जो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहे हैं वो एक ही पॉइंट के ऊपर हो रहे हैं। इंटरफेरेंस के चैप्टर में कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अलग अलग पॉइंट्स पर मिलते हैं और यहाँ पर एक ही पॉइंट पर अलग अलग टाइम पर कभी कंस्ट्रक्टिव कभी डिस्ट्रक्टिव कभी कंस्ट्रक्टिव कभी डिस्ट्रक्टिव। 1 सेकंड में कितनी बार कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, यानी 1 सेकंड में कितनी बार मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी, उसको हम बीट फ्रीक्वेंसी के नाम से पढ़ रहे हैं, जो मैथमेटिकली फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस के बराबर आएगा 1/8 सेकेंड। हुआ पूरा क्लियर है? अभी कोई डाउट आ रहा है इसमें? मतलब फिजिकल सिग्निफिकेंस और कंप्लीट, मतलब आपको बीट का रियलाइजेशन हो गया ना कि बीट फ्रीक्वेंसी किस चीज को कहा गया है। और
ऐसे केसेस में पर्सन क्या चीजें नोटिस करेंगे, उनको कौन सा साउंड सुनाई देगा, इस तरीके के जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसका आंसर यहाँ लिखा हुआ है पूरा। हटा दें इसको? यस सर। अब इसमें एक क्वेश्चन है बीट फ्रीक्वेंसी के ऊपर। प्रॉब्लम इसमें क्या करें कि एक पर्सन है और इस पर्सन के हैंड्स में एक ट्यूनिंग फोर्क है। पर्सन के पास एक ट्यूनिंग फोर्क है जिसकी फ्रीक्वेंसी एफ है और ये पर्सन वी स्पीड से एक वॉल की तरफ जा रहा है। अब इसमें क्या होगा कि पर्सन अगर वी स्पीड से एक वॉल की तरफ जाएगा विद ट्यूनिंग फोर्क जिसकी फ्रीक्वेंसी एफ दी गई है, तो इस पर्सन को दो साउंड सुनाई देंगे। वो दो साउंड कौन से होंगे? एक तो इस ट्यूनिंग फोर्क से डायरेक्टली इसके पास साउंड आ जाएगा और एक वो साउंड होगा जो ट्यूनिंग फोर्क से इस वॉल की तरफ जाएगा और रिफ्लेक्ट करने के बाद इस पर्सन के पास आ जाएगा, जिसको इको भी बोल सकते हो आप। एक इको आएगी पर इसके साउंड का एक इको आएगा यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के। तो क्या बीट फ्रीक्वेंसी मिलेगी इसको, ये क्वेश्चन है। व्हाट बीट फ्रीक्वेंसी विल बी नोटिस्ड बाय द पर्सन? बाय पर्सन का मतलब जो पर्सन को सुनाई देगा उसकी बीट फ्रीक्वेंसी। तो कंसेप्ट क्लियर है इसमें। बीट फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए सिंपली एक काम करिए, जो दो साउंड आएंगे उनके फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस। इसमें दो साउंड पहले तो डिस्टिंग्विश करो, कौन से दो साउंड आएंगे। एक साउंड जो ट्यूनिंग फोर्क से डायरेक्टली आ रहा है वो, और एक वो साउंड जो इस वॉल से रिफ्लेक्ट होकर के आएगा। तो जो डायरेक्ट साउंड है उसका फ्रीक्वेंसी तो डायरेक्टली पता है मुझे, लेकिन मुझे ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि जो फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्ट होकर के आएगी वो कितने फ्रीक्वेंसी के पास कितनी फ्रीक्वेंसी होगी, और वहां लगाना पड़ेगा डॉपलर इफेक्ट। पहले जो वेव इस वॉल की तरफ जाएंगी, डॉपलर इफेक्ट लगा करके ये दिखाइए कि जो फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट होगी वो कितनी होगी। यहाँ पर इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू एज पर द डॉपलर इफेक्ट। तो ये लिखा जाएगा फ्रीक्वेंसी जो यहाँ से एमिट की गई है, एमिटेड फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय, याद करिए, v माइनस ऑब्जर्वर अपॉन v माइनस सोर्स। यहाँ पे जो v लिखते हैं वो साउंड की स्पीड लिखते हैं डॉपलर इफेक्ट के फॉर्मूले में। तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ द साउंड, यहाँ भी वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस न्यूमरेटर में ऑब्जर्वर और डिनोमिनेटर में सोर्स। इस समय ऑब्जर्वर कौन है? तो इस समय जो वेव ट्यूनिंग फोर्क से निकली है उनको ऑब्जर्व करने के लिए वॉल है, यानी कि वॉल ऑब्जर्वर स्टेशनरी वॉल है 0, और जो इनको एमिट कर रहा है वो ये ट्यूनिंग फोर्क है जो पर्सन के हैंड्स में है, और पर्सन v स्पीड पे चल रहा है, vp लिख देते हैं, यानी ये सोर्स की वेलोसिटी, तो माइनस है vp। फिर ये जो फ्रीक्वेंसीज वॉल पर जाएंगी, ये वॉल उन फ्रीक्वेंसीज को रिफ्लेक्ट भी करेगा, और जितनी फ्रीक्वेंसी से वॉल रिसीव कर रहा होगा उतनी ही फ्रीक्वेंसी से वॉल रिफ्लेक्ट बैक भी करेगा। तो फ्रीक्वेंसी जो रिफ्लेक्ट होने वाली है यहाँ से सेम एज द इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, प्लस वीपी, ये बन जाएगी। बट जो फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्ट होगी उसमें और पर्सन में एक बार फिर डॉपलर इफेक्ट लगेगा।
बिकॉज ये रिफ्लेक्टेड फ्रीक्वेंसी जिस पर्सन के पास जा रही है वो पर्सन भी साउंड की तरफ आ रहा है, तो इनके और इनके बीच में एक और डॉपलर इफेक्ट। तो फाइनली जो फ्रीक्वेंसी पर्सन को सुनाई देगी रिफ्लेक्ट होने के बाद, और उसके पास जब ये पर्सन के पास आएगी, वो फ्रीक्वेंसी होगी जो फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्ट हुई है पहले वो, और इसमें फिर से एक बार डॉपलर इफेक्ट। यहां पर साउंड की स्पीड माइनस ऊपर ऑब्जर्वर नीचे सोर्स। जो रिफ्लेक्ट होने वाला साउंड है उसको ऑब्जर्व करने वाला पर्सन तो वीपी की स्पीड से साउंड की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पॉजिटिव साइन। और रिफ्लेक्ट करने वाला मतलब रिफ्लेक्टेड साउंड का सोर्स ये वॉल है जो कि स्टेशनरी है, 0। कुल मिलाकर के ये फ्रीक्वेंसी पर्सन को सुनाई देगी रिफ्लेक्शन के बाद। और एक फ्रीक्वेंसी पर्सन को डायरेक्टली ट्यूनिंग फोर्क से मिल जाएगी जो कि एफ होगा। एक डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी एफ मिलेगी और एक रिफ्लेक्ट होकर के आएगी। इनका जब डिफरेंस कर देंगे माइनस एफ करके, ये चीज कहलाएगी बीट फ्रीक्वेंसी। इस टाइप की प्रॉब्लम्स आती है हमारे पास, मिक्स करके डॉपलर के साथ मिक्स करके आती है। सेकंड प्रॉब्लम कहता है, जो बीट फ्रीक्वेंसीज की प्रॉब्लम आती है वो ये कहती है कि हमने एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप लिया हुआ है और एक हमने स्ट्रिंग ले रखी है जो कि दोनों साइड से फिक्स्ड है। मतलब आप ये मान सकते हो कि ये कोई स्ट्रिंग वाला इंस्ट्रूमेंट होगा, लाइक गिटार मान सकते हैं, और ये कोई एयर वाला इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, माउथ ऑर्गन मान सकते हैं, या कोई भी ऐसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो एयर कॉलम पर काम करता है। तो दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एक स्ट्रिंग वाला एक एयर वाला, इन दोनों को साइमल्टेनियसली प्ले किया जा रहा है। जो ऑर्गन पाइप प्ले हो रही है वो आपसे कहा जा रहा है कि वो अपने सेकंड ओवरटोन में है, ऑर्गन पाइप इन द सेकंड ओवरटोन। स्ट्रिंग के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है नहीं, मतलब इतनी ही इंफॉर्मेशन है कि स्ट्रिंग किसी फ्रीक्वेंसी एफ पर है, या मे भी इसकी इंफॉर्मेशन भी क्वेश्चन में दे दें कि स्ट्रिंग जो वाइब्रेट कर रही है वो सपोज करिए सेकंड हार्मोनिक में कर रही है। पहले सिंपल क्वेश्चन कर लो फिर बताते हैं। अगर इन दोनों को एक साथ प्ले करे, स्ट्रिंग वाले इंस्ट्रूमेंट को और एयर वाले इंस्ट्रूमेंट को, तो क्या बीट फ्रीक्वेंसी मिलेगी? इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। है बड़ा आसान क्वेश्चन। इसकी लेंथ, टेंशन एंड मास पर यूनिट लेंथ सब दिया हुआ है। इसमें भी लेंथ गिवन है, इसको एल पाइप कर देते हैं, इसको एल स्ट्रिंग कर देते हैं, और इसके अंदर वेव की स्पीड गिवन है वी। तो बेसिक फॉर्मूला लगाइए, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का सेकंड ओवरटोन कितनी फ्रीक्वेंसी पर होगा। ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का फंडामेंटल होता है वेव स्पीड डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ द लेंथ ऑफ पाइप, फंडामेंटल ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। सेकंड ओवरटोन है ये आएगा क्लोज वाले में, ये आता है, इसके बाद इसका 3 टाइम्स आता है, इसके बाद इसका 5 टाइम्स आता है सेकंड ओवरटोन, मतलब ये 5। और स्ट्रिंग का सेकंड हार्मोनिक, ये सिर्फ प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं करना है इसमें। स्ट्रिंग का सेकंड हार्मोनिक, तो स्ट्रिंग की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आती है 1/2 टाइम्स ऑफ लेंथ इंटू रूट ऑफ टी अपॉन म्यू। ये स्टैंडिंग वेव वाले चैप्टर में देखो। सेकंड हार्मोनिक है, इसका मतलब इसमें 2 मल्टीप्लाई करना होगा। बीट फ्रीक्वेंसी इन दोनों के साइमल्टेनियस प्ले होने पर इनके डिफरेंस वैल्यू से आ जाएगा इस तरीके से।
ये तो मैंने एक सिंपल क्वेश्चन दिया आपको। और थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन चाहिए तो लॉजिकल क्वेश्चन ये है। लॉजिकल क्वेश्चन में इस तरीके से हो सकता है थर्ड प्रॉब्लम में कि क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आपको दी जाए। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इसकी आपको मेंशन की गई है, सपोज दैट 50 हर्ट्ज है। साथ में ये कहा गया है कि ये वाइब्रेट कर रहा है, वाइब्रेटिंग इन थर्ड हार्मोनिक। स्ट्रिंग वाइब्रेट करती है किसी फ्रीक्वेंसी पर, स्ट्रिंग वाइब्रेट्स एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल एफ। और ये कहा जा रहा है कि इन दोनों को साइमल्टेनियसली जब प्ले करते हैं तो हमें एक बीट फ्रीक्वेंसी मिलती है, और वो बीट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू सपोज दैट 5 है। और साथ में एक और इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं, बीट फ्रीक्वेंसी 5 है, साथ में ये भी कहा जा रहा है फर्दर इट इज नोटिस्ड दैट decreasing tension in the string, increases the beat frequency. Now find F. ये भी क्वेश्चन आसान है। सर इसमें स्ट्रिंग वाली फ्रीक्वेंसी कम होगी और ऑर्गन पाइप वाली ज्यादा होगी। बिल्कुल, इसमें कुछ नहीं करना, बस फॉर्मूला जितना आपको वेव का याद रहेगा ये टॉपिक आसान है। 50 हर्ट्ज फंडामेंटल है, थर्ड हार्मोनिक पे ये चल रहा था, इसका मतलब ये कितनी फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेशन हो रही है यहाँ पर। 50 हर्ट्ज अगर फंडामेंटल है और थर्ड हार्मोनिक पे ये वाइब्रेशन चल रही है, मतलब कि यहाँ पर जो साउंड निकलेगा, इस पाइप से जो साउंड निकलेगा वो 150 हर्ट्ज का होगा, बिकॉज हार्मोनिक का मतलब यही होता है। थर्ड हार्मोनिक मतलब 3 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल, यानी इसके अंदर से 150 हर्ट्ज की साउंड निकलेगी, और इसमें जो साउंड निकल रहा है वो एफ फ्रीक्वेंसी का निकल रहा है। इन दोनों साउंड का बीट फ्रीक्वेंसी यानी कि डिफरेंस 5 है, यानी हमारी इक्वेशन ये बन जाएगी 150 माइनस दिस एफ, इट इज 5, या फिर एफ माइनस 150 ये 5 है, क्योंकि ये तो मालूम नहीं कि किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है इसमें से। बट हम सबको ये भी पता है कि स्ट्रिंग में फ्रीक्वेंसी जो होती है वो प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टी बनती है, फॉर्मूले के हिसाब से फ्रीक्वेंसी रूट टी के प्रोपोर्शन में चलती है। तो डिक्रीजिंग टेंशन का मतलब ये हुआ कि स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करेंगे, और ऐसा करने पर बीट फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए। तो इन दो एक्सप्रेशंस में वो कौन सा एक्सप्रेशन है जहां पर कि एफ को कम करेंगे तो ये डिफरेंस वैल्यू ज्यादा आएगी पहले से। कहां पर, मतलब अगर यहाँ एफ को कम करें और यहाँ पर एफ को कम करें तो कौन सा वो एक्सप्रेशन है जिसके अंदर डिफरेंस वैल्यू 5 से ज्यादा हो सकती है। ऑब्वियसली वो पहला वाला एक्सप्रेशन है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप कम करोगे एफ को और उसमें से 150 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर 5 से कम आ जाएगा, और यहाँ पर अगर एफ को कम करेंगे तो नेचुरली डिफरेंस वैल्यू 5 से ज्यादा हो जाएगी। बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होने का मतलब डिफरेंस और बड़ा होना चाहिए, इसका मतलब ये सही एक्सप्रेशन बन जाएगा। और अगर ये सही एक्सप्रेशन बनेगा तो 150 माइनस एफ की वैल्यू 5 के बराबर, यानी एफ इक्वल्स टू 145 हर्ट्ज, इस तरीके से। फर्दर इसमें और चीजें ऐड कर सकते हैं, मतलब क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट करने के लिए चीजें और बढ़ाई जा सकती हैं, जैसे कि आपसे साथ में ये भी कह दिया जाए कि स्ट्रिंग की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अगर 29 हर्ट्ज है तो ये कौन से हार्मोनिक में चल रहा है इस टाइम पर। इस स्टेप से मल्टीपल करेक्ट बना सकते हैं इसको कि इफ द फंडामेंटल इज 29 हर्ट्ज तो नाउ इन विच मोड द स्ट्रिंग इज वाइब्रेटिंग, इन विच मोड। तो मेरा आंसर 45 आ रहा है,
अगर क्वेश्चन कह रहा है कि इसकी फंडामेंटल 29 है और हमारा आंसर 145 आ रहा है, जो कि 29 मल्टीप्लाइड बाय 5 है, तो इसका मतलब ये अपने फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से 5 टाइम्स ज्यादा फ्रीक्वेंसी के ऊपर ऑसिलेट कर रहा है, यानी कि फिफ्थ हार्मोनिक में ऑसिलेट कर रहा है। मतलब एग्जाम ट्रेंड ये है कि बीट फ्रीक्वेंसी और स्टैंडिंग वेव को ज्यादातर मिक्स करके ही क्वेश्चंस आते हैं। बीट फ्रीक्वेंसी में ऐसा कोई ज्यादा लॉजिक तो है नहीं उसकी अंडरस्टैंडिंग के अलावा। प्लस इसमें एड ऑन क्वेश्चन मल्टीपल करेक्ट में जेई एडवांस टाइप में जाएंगे तो ये भी हो सकता है कि व्हेन दीज टू इंस्ट्रूमेंट्स आर प्लेड टुगेदर व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड नोटिस्ड बाय द पर्सन। तो जब ये दोनों साइमल्टेनियस प्ले कर दिए हमने और इसकी फ्रीक्वेंसी है 150, इसकी कैलकुलेट होकर के आ गई 145, तो व्हाट अ फ्रीक्वेंसी इज डिटेक्टेड 150 और 145, उसका आंसर कर देंगे इन दोनों की एवरेज वैल्यू 150 और 145 की एवरेज 147.5। इतनी फ्रीक्वेंसी का साउंड इनको साइमल्टेनियसली प्ले करने पर सुनाई देगा। फिर इसमें एक वो भी आता है क्वेश्चन, एक प्रॉब्लम और आती है इसके अंदर, जो ट्यूनिंग फोर्क वाले क्वेश्चंस आते हैं कि दो ट्यूनिंग फोर्क हैं ए और बी, इनको एक साथ प्ले करते हैं, ट्यूनिंग फोर्क ए और ट्यूनिंग फोर्क बी, और मान लें कि एक ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी 250 हर्ट्ज की है, दूसरे की फ्रीक्वेंसी का कुछ पता नहीं है, अननोन फ्रीक्वेंसी है, और कहा जाता है कि व्हेन साउंडेड टुगेदर बीट फ्रीक्वेंसी इज सपोज 6 है, इनको एक साथ प्ले करने पर 6 बीट फ्रीक्वेंसी है। साथ में कहते हैं फर्दर ऑन वैक्सिंग ऑफ बी बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस, फाइंड एफ। क्या बनेगा ये? इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं इसमें। तो पहले तो इसके सोल्यूशन पे जाओ। पहली स्टेटमेंट ये फर्दर से पहले देखिए, इसके पहले वाला पार्ट, ये 250 है, ये एफ है, इनको साउंड करने पर एक साथ बीट फ्रीक्वेंसी 6 है, तो यानी कि दो पॉसिबल इक्वेशन होंगी, या तो इक्वेशन बनेगी 250 माइनस एफ बराबर 6, या फिर इक्वेशन बनेगी एफ माइनस 250 इक्वल टू 6। या तो ये इक्वेशन है या तो ये इक्वेशन है। इसमें से कौन सी इक्वेशन हमें लेनी है उसके लिए आगे की इंफॉर्मेशन, फर्दर वाली इंफॉर्मेशन ना ये डिसाइड करता है कि इनमें से ये वाली इक्वेशन रखनी है कि ये वाली इक्वेशन रखनी है। वैक्सिंग ऑफ, तो वैक्सिंग का रिजल्ट पता होना चाहिए कि ट्यूनिंग फोर्क ऊपर वैक्सिंग करने से, तो वैक्सिंग मतलब मोम लगा दें उसके ऊपर, मोम जो मोमबत्ती वाली मोम है वो लगा दें अगर, तो वैक्सिंग का रिजल्ट पता होना चाहिए। वैक्सिंग से फ्रीक्वेंसी डाउन होती है, यानी कि अगर हम बी के ऊपर वैक्स लगा रहे हैं तो इसका मतलब हम इसके फ्रीक्वेंसी एफ को कम कर रहे हैं, और ऐसा करने पर बीट फ्रीक्वेंसी कम हो जानी चाहिए। अब ये दोनों इक्वेशन हैं। फर्स्ट इक्वेशन में अगर आप एफ को डाउन करते हो, एफ को डाउन करेंगे तो राइट हैंड साइड ज्यादा आएगा, यानी कि बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, और सेकंड एक्सप्रेशन में अगर एफ को डाउन करते हैं तो बीट फ्रीक्वेंसी कम होगी, बिकॉज यहाँ पर वैल्यू कम हो जाएगी। क्वेश्चन कह रहा है कि बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होनी चाहिए, यानी इनमें से हमारी सेकंड वाली इक्वेशन प्रॉपर इक्वेशन है। तो यानी एफ माइनस 250 बराबर 6 हो गया, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 256 हर्ट्ज, ये इसका राइट आंसर बन जाएगा। ये लेकिन पता होना चाहिए था कि वैक्सिंग करने पर फ्रीक्वेंसी डाउन होती है। और एक और कंसेप्ट होता है इसमें, बता दें, इसका अपोजिट भी होता है। वैक्सिंग का एक अपोजिट होता है, वो होता है फाइलिंग। फाइलिंग ऑफ बी बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस। तो फाइलिंग का इम्पैक्ट पता होना चाहिए। फाइलिंग, जब फाइलिंग मतलब होता है उसको घिसना, उसको घिस घिस करके उसकी थिकनेस कम करना।
वैक्सिंग मतलब उसमें मोम लगा करके थिकनेस को बढ़ा देते, और फाइल करने का मतलब उसको घिस घिस करके उसकी थिकनेस को कम कर देते, तो उससे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है उसकी। तो अब फाइलिंग ऑफ बी का मतलब हुआ आप उसके फ्रीक्वेंसी एफ को बढ़ा रहे हैं, और एफ को बढ़ाने पर बीट फ्रीक्वेंसी कम करनी है। तो फिर से इन दोनों में से मुझे देखना पड़ेगा कि कौन सा वो इक्वेशन है जिसके अंदर एफ को बढ़ाएं अगर, तो डिफरेंस कम होना चाहिए। अब की बार पहली वाली इक्वेशन हो जाएगी, यहाँ पर एफ बढ़ेगा तो सबट्रैक्ट होने के बाद वैल्यू कम आएगी, यानी यहाँ पर इक्वेशन बनेगी 250 माइनस एफ बराबर 6, यानी एफ इक्वल टू 244 हर्ट्ज। ये इसका आंसर होगा। तो वैक्सिंग से फ्रीक्वेंसी फोर्क की कम हो जाती है और फाइल करने से फोर्क की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। नाउ बीट्स का फिनोमेना दो से ज्यादा वेव के लिए भी किया जा सकता है। दो वेव के केस में बीट फ्रीक्वेंसी उनके फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस को निकालते हैं। मान ले तीन साउंड वेव है अगर, क्योंकि एक्चुअल में जब म्यूजिक कंपोज होती है तो एक साथ न जाने कितने इंस्ट्रूमेंट प्ले हो रहे होते हैं, तो बीट का फिनोमेना एक्चुअल में कई सारी वेव को मिला के बनता है। दो से समझा, तीन से समझते हैं। मान ले हमारा एक साउंड 96 हर्ट्ज का है, एक साउंड 100 हर्ट्ज का है, और एक साउंड हमारा 104 हर्ट्ज का है। अगर ये एक साथ प्ले करे, सपोज 96 हर्ट्ज किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से निकल रहा है, तो वो इंस्ट्रूमेंट कोई वन है, इंस्ट्रूमेंट ए, ये कोई दूसरा है इंस्ट्रूमेंट बी, और ये तीसरा इंस्ट्रूमेंट है कोई। तीन इंस्ट्रूमेंट एक साथ बजाए जा रहे हैं ऑर्केस्ट्रा के अंदर, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के। हम लोग कौन सी फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट करेंगे? मतलब हमारे ईयर ड्रम पे जो वाइब्रेशन होंगी वो 96 हर्ट्ज के हिसाब से होंगी, 104 मतलब 100 के हिसाब से होंगी, या 104 के हिसाब से होंगी, या इनके एवरेज के हिसाब से होंगी, या फिर कोई और वैल्यू बनेगी। तो इन सब का आंसर करने के लिए क्या करेंगे? मैथमेटिकल मॉडल पे जाओ, इसकी इक्वेशन को लिखेंगे एम्पलीट्यूड इंटू साइन ऑफ 2 पाई फ्रीक्वेंसी, 2 पाई एफ, फ्रीक्वेंसी 96 है, 2 पाई एफ करेंगे 192 पाई टी, प्लस दूसरे वाली वेव को जब प्ले करेंगे तो ए साइन ऑफ 2 पाई फ्रीक्वेंसी 200 पाई टी, और तीसरी वाली वेव जब प्ले करेंगे जिसकी 1084 है तो ए साइन 208 पाई टी। ये तीन वेव बने हमारे। सुपरपोजिशन कहता है कि इन तीनों को ऐड करने से जो वेव आएगी वही हमें तो सुनाई देगी। ट्रिग्नोमेट्री से फर्स्ट और थर्ड को पहले ऐड करते हैं, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को पहले ऐड करते हैं साइन सी प्लस साइन डी वाले फॉर्मूले से। 2a साइन सी प्लस साइन डी जब लगाएंगे तो ये बनेगा 2a cos 16 पाई टी और साइन ऑफ 200 पाई टी, और प्लस ये मिडिल वाला टर्म फर्दर जब सिंप्लीफाई करेंगे तो a साइन 200 पाई टी बाहर हो गया, 1 प्लस 2 cos 16 पाई टी, जिसको फिर से अरेंज कर देते हैं। तो एक बार जैसे मैंने हमेशा कहा कि जो ये जिसके अंदर हायर फ्रीक्वेंसी है, जो ये हाई फ्रीक्वेंसी टर्म है, ये आपका वो साउंड है जो हम लोग डिटेक्ट करेंगे। मतलब ये साउंड फ्रीक्वेंसी कही जाती है, रिजल्टेंट साउंड की फ्रीक्वेंसी। इंडिविजुअल साउंड्स जब ऐड होंगे तो रिजल्टेंट साउंड जो बनेगा वो इस फ्रीक्वेंसी का बनेगा, यानी साउंड फ्रीक्वेंसी विल बी 200 पाई के हिसाब से 100 हर्ट्ज। 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का जो सेंसेशन होगा वो हमें फील होगा,
इन तीनों के मिलने के बाद भी तीनों कंबाइन होंगे, लेकिन सेंसेशंस जो ईयर में आएंगी वो 100 हर्ट्ज के हिसाब से होगी। और जो उसके अलावा टर्म है, बाकी का पूरा टर्म, ये टर्म जो होता है, इससे मालूम चलता है कि जो साउंड सुनाई देगा उसकी इंटेंसिटी किस तरीके से वैरी करेगी। ये आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कहलाता है। इसके स्क्वायर के प्रपोर्शन में इंटेंसिटी जाएगी, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की स्क्वायर के प्रपोर्शन में इंटेंसिटी, यानी कि जो इंटेंसिटी बनेगी वो प्रोपोर्शनल टू इसका स्क्वायर करेंगे जब, ए स्क्वायर एन 1 प्लस 2 कॉस 16 पाई टी का स्क्वायर, ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी। अब हमें ये पता करना है कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी की सबसे ज्यादा वैल्यू क्या हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू क्या बन सकती है इस रिजल्टेंट इंटेंसिटी। तो 1 प्लस 2 कॉस 16 पाई टी का स्क्वायर करना है पहली बार, बट ऑब्वियस है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू तब आएगी जब आप कॉस 16 पाई टी को +1 कर दें। इस बार -1 नहीं ले सकते, ये मैक्सिमम होगा जब कॉस 16 पाई टी की वैल्यू सबसे ज्यादा, यानी कि +1, -1 नहीं कर पाने, बिकॉज माइनस करने पर मैक्सिमम नहीं आएगा, क्योंकि जब ये +1 होगा तो यहाँ 1 + 2 3 आ जाएगा, लेकिन जब यहाँ -1 कर देंगे तो ये 1 - 2 -1 हो जाएगा, वो मैक्सिमम नहीं है उसका। और cos 16 पाई टी की वैल्यू +1 जो कि मैक्सिमम वैल्यू है, ऐसा करने के लिए टाइम की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो टाइम की वैल्यू होगी 0, देन टाइम की वैल्यू बनेगी 1/8, बिकॉज 1/8 रखेंगे तो यहाँ पर 2 पाई आ जाएगा, देन टाइम की वैल्यू बनेगी 1/4, 4 पाई, देन टाइम की वैल्यू बनेगी 3/8, 6 पाई एंड सो ऑन, इस तरीके से। तो 0, 1/8, 1/4, 3/8, 5/8, एक्चुअली ये 1/4 जो है ना 2/8, सॉरी यहाँ 4/8 आएगा, 5/8 आएगा, इस तरीके से चलेगा। तो 1 सेकंड आने से पहले, जब तक 1 सेकंड नहीं आता उसके पहले कितनी बार ये चीज आएगी वो काउंट कर लेगा। 0, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 एंड देन 8/8। 8/8 इज 1, उसके पहले तक की काउंटिंग कर ले, तो 1 से पहले तक की काउंटिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि 1 सेकंड कंप्लीट होने से पहले 8 बार इंटेंसिटी मैक्सिमम हो रही है। तो वो 8 बार जो मैक्सिमम हो रही है इंटेंसिटी, उसी को बीट फ्रीक्वेंसी का नाम देंगे। इस प्रॉब्लम में बीट फ्रीक्वेंसी 8। अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुई है तो आंसर सही है मेरे ख्याल से, शायद कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है एक जगह, एक गड़बड़ चल चुकी है। cos 8 पाई टी होगा। हाँ वो मुझे लग रहा है यहाँ कुछ, यहाँ 8 आएगा, वो मिस्टेक हो गई है, और ये भी 8 आएगा, उससे आंसर बदल जाएंगे, फिर ये भी 8 आएगा, ये भी 8, कोई बात नहीं। इसके बाद तो फिर ये 1/8 ना होकर के 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4, यहीं पर 1 कंप्लीट हो जाएगा। तो 1 से पहले 1, 2, 3, 4 होगा आंसर, बीट फ्रीक्वेंसी 4 है। अब इसका कोई जनरलाइज लॉजिक नहीं है, जनरलाइज पैटर्न नहीं है 3 वेव के केस में कि कोई फॉर्मूला बनता है, वर्किंग ही करनी पड़ेगी पूरी। 2 तक के लिए तो ठीक है, 2 वेव के लिए है तो डेरिवेशन छोड़ सकते हैं और दोनों फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस को कह सकते हैं कि दोनों फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 2 से ज्यादा है 3, 4, 5 वेव का, हालांकि एग्जाम में इतना आता नहीं है,
तो हमें तीनों ऐड करने पड़ेंगे। जो कंफ्यूजन पार्ट था वो बता दिया। हायर फ्रीक्वेंसी का टर्म साउंड की फ्रीक्वेंसी को बताता है, और उसके अलावा जो टर्म होती है हायर फ्रीक्वेंसी के अलावा जितना भी फैक्टर है वो एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, जिसके स्क्वायर पर इंटेंसिटी डिपेंड करेगी। इंटेंसिटी के मैक्सिमम होने की कंडीशंस लगाई जाएंगी, और 1 सेकंड कंप्लीट होने से पहले जितनी बार वो मैक्सिमम हो सकता है उसको काउंट कर ले, वो बीट फ्रीक्वेंसी बाय डेफिनेशन कहलाएगी। अब इसमें ये भी पूछ सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे टाइम होंगे, वो कौन कौन से टाइम है जब इंटेंसिटी बिल्कुल जीरो हो जाएगी, यानी कि हमें साइलेंस मिलेगा, 3 साउंड सुनने के बाद भी साइलेंस मिलेगी, वो टाइम कौन सा होगा। मतलब हमारे ईयर ड्रम पर कोई सेंसेशन नहीं हो रही है, तो उसके लिए इंटेंसिटी को जीरो करना पड़ेगा। इंटेंसिटी जीरो करने के लिए, और इसको दूसरे वे में कहा जाए तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात हो रही है कि कौन कौन से टाइम पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो। तो जीरो इंटेंसिटी तब हो पाएगी जब ये cos 8 पाई टी की वैल्यू -½ रखी जाए। -½ रखेंगे तो यहाँ 2 इंटू -½ -1 तो 1 -1 0। cos 8 पाई टी को हमें -½ कर रहे हैं। अब आप बताओ कौन कौन सा टाइम आएगा। ट्रिग्नोमेट्री में जनरलाइज सोल्यूशन निकाल सकते हैं, cos 8 पाई टी इक्वल्स टू -½ तो अगर हम पहली वैल्यू चेक करें, फर्स्ट वैल्यू जो टाइम की लगेगी इसमें, बाई 3, मेरे हिसाब से क्रॉस चेक कर लेना, शायद 1/12 सेकंड्स पहला आंसर है। और इसके बाद आएगा 1/6, मतलब कि 2/12। आप जरूर चेक करना यार, हो सकता है हमसे गलती हो रही है। 1/12 और 2/12, तो कॉस -½ करना है मेरे को। तो जरूरी नहीं है कि बीट के चैप्टर में सिर्फ यही पूछा जाए कि बीट फ्रीक्वेंसी क्या होगी। एक्चुअली बीट्स में इंटरफेरेंस ही हो रहा है, बीट भी इंटरफेरेंस का ही पार्ट है, लेकिन ये इंटरफेरेंस एक स्पेसिफिक पॉइंट पर हो रहा है और टाइम के हिसाब से इंटेंसिटी मैक्सिमम मिनिमम हो गई है। और जिस चैप्टर को आप वैसे इंटरफेरेंस बोलते हो, यंग्स एक्सपेरिमेंट वाला, उसमें भी यही काम होता है, इंटेंसिटी मैक्सिमम होना, इंटेंसिटी मिनिमम होना, लेकिन उसमें एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जब जाते हैं तो ये चीज होती है, प्लेस टू प्लेस। इसमें हम अपनी पोजीशन नहीं बदल रहे, जहां पर सुनने वाला है उसी जगह पे खड़ा रहेगा वो, और टाइम बदलता जाएगा, इंटेंसिटी बदलती जाएगी, कभी कंस्ट्रक्टिव कभी डिस्ट्रक्टिव, ये इतना ही डिफरेंस दोनों के अंदर। वैल्यू क्रॉस चेक कर लेना, मैं श्योर नहीं हूँ बट यस सर सही है। तो ये वो, हाँ, इस टाइम पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी कि जीरो साउंड, और ये वो टाइम है जब सबसे ज्यादा इंटेंसिटी यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आएंगी। ये इस तरीके से आपको पूरा ग्राफ दिखाना पड़ेगा, ग्राफ नहीं सॉरी, मतलब पूरी वर्किंग बीट्स की। ठीक है, सो ये बीट वाला कंप्लीट हो गया है आपका, मतलब बीट का साउंड वेव पूरा कंप्लीट हो गया है इसमें। अब जो अगली वाली क्लास है उसमें हम यंग्स एक्सपेरिमेंट और इंटरफेरेंस प्रॉपर्ली पढ़ा देंगे। ठीक, यस सर। चलिए, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।